ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में हम आज तटीय मैदान यानी द कोस्टल प्लेन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम में दो संकरीय तटीय मैदान मिलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमने वहां पर देख भी लिया है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट देखे हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट के इस तरफ और वेस्टर्न घाट के इस तरफ, ईस्टर्न घाट के राइट साइड में, वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में आपको दो संकरे तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, या पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इसमें से, उसने बोला है एक समय में कि पश्चिम तटीय मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान क्या हैं, काफी चौड़े हैं। तो उसके बारे में पूछा है उसने, अभी आगे आ जाएगा इसमें। इनकी उत्पत्ति आदि नूतन काल यानी इयोसीन पीरियड में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण हुई थी। किसके? दो शब्द आते हैं हिंदी में, एक उन्मज्जन आता है, एक निमज्जन आता है। निमज्जन मतलब नीचे बैठना, उन्मज्जन मतलब ऊपर उठना। तो पहले दो शब्दों को याद कर लीजिए, उन्मज्जन और निमज्जन। ठीक है, ज्योग्राफी में इन वर्ड्स को यूज करते हैं हम। इनकी उत्पत्ति कब हुई? इयोसीन पीरियड में। कब हुई? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इनकी उत्पत्ति आदि नूतन काल में हुई यानी इयोसीन पीरियड में हुई। कैसे हुई? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? हाँ जी, निमज्जन के कारण हुई थी। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है। ये यूपीएससी ने स्टेटमेंट बना के दिया। क्या दिया? कि पश्चिम तटीय मैदान, वेस्ट वाला जो कोस्टल प्लेन है, वो ईस्ट वाले कोस्टल प्लेन से क्या है कि तुलना में अधिक संकरा है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्हीं के बीच में से तो उठा के देती है, कहीं अंतरिक्ष से लेके थोड़े आती है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भाई ये तटीय मैदान कैसे बने? तटीय मैदान कैसे बने? तो सागरीय तरंगों, क्या? सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन यानी इरोजन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन, ठीक है, एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पठारी जो नदियां हैं वो अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाई, उनको उसने क्या कर दिया? बिछा दिया। उससे इन मैदानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। बल्कि एक बार एक क्वेश्चन भी आया कि जो तटों को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? सुनामी प्रभावित करती है, ज्वार भाटा प्रभावित करता है, कि सागरीय तरंगें प्रभावित करती हैं? ये भी यूपीएससी बहुत पहले पूछ चुकी है क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो हम क्या, एक आम आदमी जो आंसर देगा उसका आंसर देगा सुनामी, कि सुनामी आती है और प्रभावित करती है। अरे भाई, तो सुनामी कितने सालों में कितनी बार आती है? 20 सालों में, 10 सालों में, 50 सालों में तो आएगी एक बड़ी सुनामी। और आपका जो ज्वार भाटा है वो भी लगातार आता है। लेकिन उससे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं तट, वो किससे होते हैं? सागरीय तरंगों से। किससे होते हैं? ये भी क्वेश्चन बन चुका है। आपने इन पर भी ध्यान देना है कि इनके बीच में से एक क्वेश्चन बनाया कि सागर मतलब तटवर्ती जो भाग होते हैं उनको सबसे, उनकी स्थलाकृतियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो क्रिया है वो कौन सी है? आंसर सागरीय तरंगें है। इतना समझे, क्योंकि सतत चल रही है वो, दिन रात सुबह शाम। ज्वार भाटा का भी टाइम होता है। क्या होता है भाई? 6 घंटे 13 मिनट को 4 बार जोड़ दीजिए आप, कितना होता है? 6 चौको 24 और 13 चौको 52, यही होता है। तो मेरे ख्याल से 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे मतलब जब हम ज्वार भाटा का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे 4 चीजें याद करनी पड़ती हैं। 6 घंटे 13 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट और 24 घंटे 13 चौको 52 मिनट। मतलब बताता है वो कि ज्वार बिंदु को फिर दोबारा उसी वहां पर आने में कितना 24 घंटे और 52 मिनट का समय लगता है। वो हम ज्वार भाटा वाले चैप्टर में करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें भी क्या टाइमिंग है, 6 घंटे 13 मिनट, या बोल सकते हैं आप क्या 12 घंटे 26 मिनट। लेकिन सागरीय तरंगें सतत क्या कर रही हैं? तटों को प्रभावित कर रही है। इनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। हाईलाइट करना आपने, लंबाई कितनी है?
6100 किलोमीटर है। दोनों तटीय किनारे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा अलग किया गया है। दोनों तटीय किनारे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा अलग किया गया है, जो भारत के वृहद जल विभाजक का ही दक्षिण की तरफ बढ़ा हुआ भाग है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, कहां अलग करने वाली जो जगह है वो कौन सी है? नागरकोयल, कन्याकुमारी, कटक, रिज। इतना समझ में आ गया? फिर उसको हाईलाइट करना आपने। आगे बढ़िए, इसको थोड़ा उठाइए। पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक पश्चिम तटीय मैदान फैला है, यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फैला है। यह पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक विभिन्नताएं रखता है। यह स्टेटमेंट भी यूपीएससी दे चुकी है, ये वाली विभिन्नताएं रखता है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर है। जब हम दूसरा वाला मैदान कर रहे होंगे तब वहां पे आपने औसत चौड़ाई याद करनी है, इसकी भी औसत चौड़ाई याद करनी है, और ईस्टर्न कोस्ट की भी क्या करनी है आपने? औसत चौड़ाई याद करनी है। इसकी 64 है, औसत बोलते हैं एवरेज। एवरेज चौड़ाई जो है वो कितनी? 64 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहानों के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर है। फिर पूछेगा आपसे, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? आंसर नर्मदा और ताप्ती के मुहाने, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियां जहां पर गिरती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां पे नदी गिरती है उसको माउथ बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है, और वो कितनी है? 80 किलोमीटर, लगभग 16, औसत चौड़ाई से 16 किलोमीटर ज्यादा है। कितना? अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां छोटी और तीव्रगामी हैं। अधिकतर नदियां, ऊपर कीजिए, अधिकतर नदियां मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपको पता ही है, नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है ना? और ऐसा क्यों है? क्योंकि रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं ये नदियां, नर्मदा और ताप्ती, है ना? और जो बाकी अन्य नदियां हैं, अगर आप साउथ इंडिया में जाएं, माना आप ये ईस्टर्न घाट को, सॉरी वेस्टर्न घाट सह्याद्री को देखें, इधर से मानसून टकराया, साउथ वेस्ट मानसून आया, साउथ वेस्ट मानसून ने क्या किया? टक्कर मारी किस पर? वेस्टर्न घाट पर, सह्याद्री पर। इस तरफ वर्षा की बहुत ज्यादा, और जब वर्षा की तो क्या हुआ? हजारों नदियां, मतलब छोटी 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 क्या नदियां, और उनका वेग क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? वेग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है उन नदियों का, और मौसमी नदियां होती हैं अधिकतर। अगर हम बड़ी नदियों को छोड़ दें तो अधिकतर नदियां क्या हैं? मौसमी नदियां हैं। अब वो क्या करती हैं? तेजी से जाती हैं तो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और एस्चुरी मैंने बताया भी था, डेल्टा ऊपर से आपको दिखाई देता है। एस्चुरी पानी के नीचे अवसाद जमा करना, नदियों के द्वारा जो अपने साथ लाए गए बहाए गए अवसाद हैं उनको पानी के नीचे, ऐसा नहीं कि नहीं होता जमा, होता है लेकिन हमको नहीं दिखता है। हमको डेल्टा पूरा पूरा दिखता है। हम सैटेलाइट से तस्वीर ले रहे हैं, नील नदी का हमें डेल्टा दिखेगा, हमें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दिखेगा, लेकिन एस्चुरी हमें नहीं दिखाई देगी। हाँ, जो हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे होंगे वो नीचे का दिखा देंगे आपको कि नीचे अवसाद जमा है। इतना समझ में आ गया? तो यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जिससे महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले आते हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पश्च जल बैक वाटर पाए जाते हैं, जिन्हें केरल में कयाल, एक प्रकार की लेगून जो लेक्स होती हैं, कहते हैं, जैसे अष्टमुडी लेक और वेम्बनाड लेक। केरला में अगर आप देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी जो लेक है वो कौन सी है? वेम्बनाड है। और उसी के आसपास केरला में अगर आप देखेंगे तो कौन सी मिलेगी आपको? अष्टमुडी कयाल। बैक वाटर का मतलब यह है कि अंदर की तरफ है वो सागरीय जल ही है, लेकिन क्या है? अंदर की तरफ, यानी जमीन के अंदर ये इन लेक्स का निर्माण हुआ है, झीलों का निर्माण हुआ है। इतना क्लियर हो गया? ठीक। पश्चिमी तट को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया। ये मेंस के हिसाब से चल रहा है, प्री तो आएगा ही इसमें से, मेंस में भी ऐसा ही लिखना है, कटिंग करके लिखना होता है। शब्द सीमा होती है एक, उस शब्द सीमा के अंदर लिखना होता है। पश्चिमी तट को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, कोंकण का मैदान, दमन से गोवा,
है ना, दमन से गोवा के बीच, तीसरा कन्नड़ यानी कर्नाटक तट, गोवा से मंगलौर के बीच, और मालाबार का मैदान। मालाबार का मैदान कहां से कहां तक? मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच। ये यूपीएससी का सिंगल क्वेश्चन बन चुका है कि मालाबार तट कहां से कहां तक। मालाबार कोस्ट बोलते हैं, केरला वाला जो कोस्ट है उसको हम मालाबार बोलते हैं। उसकी सीमा कहां से शुरू होती है? मंगलौर, ये कर्नाटक में पड़ता है मंगलौर, और कहां पे खत्म होती है? केप कोमोरिन में खत्म होती है। कन्याकुमारी को ही क्या कहा जाता है? केप कोमोरिन कहा जाता है। तो मालाबार कोस्ट। साथ में मैंने एक विशेषता भी बताई थी कि मालाबार कोस्ट में मोनोजाइट नामक बालू मिलती है, और मैंने आपको बताया था कि थोरियम के प्रचुर भंडार हैं भारत में। कहाँ पर? और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमारा परमाणु कार्यक्रम है, उसको 3 चरणों का है। कितने चरणों का? 3 चरणों का। उन 3 चरणों में जो थोरियम का प्रयोग किया जाना है वो तीसरे चरण में किया जाना है। प्रथम चरण में हमने यूरेनियम का प्रयोग किया, द्वितीय चरण में हमने प्लूटोनियम का प्रयोग किया, तीसरे चरण में हमने किसका करना है? थोरियम का प्रयोग करना है। और थोरियम में भारत की बहुत अच्छी स्थिति है। इतना समझ में आ गया? तो मालाबार कोस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। इतना क्लियर हुआ? फिर गुजरात का मैदान। गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को गुजरात का मैदान या तट क्षेत्र कहा जाता है। यह सौराष्ट्र में सूरत तक विस्तृत है, सौराष्ट्र से सूरत तक। और सूरत कहाँ है आपका? ताप्ती नदी के किनारे है, बताया था। तो तापी या ताप्ती, तापी या ताप्ती, वो उकाई रिजर्वायर बताया था मैंने। तापी नदी पर उकाई रिजर्वायर है ना, उकाई डैम। तो सौराष्ट्र से सूरत तक का जो मैदान है वो कौन सा हो गया? गुजरात का मैदान, तटवर्ती मैदान। ठीक है। इसके तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अवस्थित है। यहां पर भी बताया था मैंने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण है कौन सा? सर क्रीक को लेकर विवाद है। सर क्रीक हो गया, कोरी क्रीक हो गया, गोदिया क्रीक हो गया। ये 3 क्रीक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और भी होंगी बट 3 क्रीक्स यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। ठीक है। कोंकण तट, फिर आ जाइए। कोंकण तो पता ही है आपको, है ना, याद है? कोंकण, कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगर पॉलिटी में हम जाएं तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं एक साथ रखी गई थी। किसमें? कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन से? हाँ जी बताओ। पहले कितनी भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में? अब फिर बोलेंगे आप पॉलिटी में चले गए। दरअसल जब वेरिएशन है, वैरायटी दी जाती है तो तब याद होता है। पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? कौन लोग थे वो जो पाकिस्तान से आए थे, जिनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए? पूछो मत, बताओ। सिंधी। आप पूछ रहे हो, साइन ऑफ इंटरगेशन है, आप बोलो सिंधी, यानी इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। सिंध के लोग कहां से आए थे? सिंध कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। बिना सिंध के हिंद नहीं, सुना है? हिंद तब तक नहीं है अगर सिंध नहीं है उसके पास। तो सिंध से जो लोग आए थे उन्हें सिंधी कहा जाता है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को क्या किया गया? स्थान दिया गया। और ये 21वें संविधान संशोधन, हाँ जी, 19, पूछो मत, बताओ भाई, 1967 से जोड़ा गया। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन से? 71वें संविधान, 71 मतलब 71, 71वें संविधान संशोधन सन 1992, 1992। और फिर बाद में जोड़ी गई कौन सी? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। कौन कौन सी? बोडो बोडोलैंड में बोली जाती है, असम में। संथाली संथाल परगना में बोली जाती है। सिद्धू कानो का जो क्षेत्र है, जहां पर सिद्धू कानो ने क्या किया था? विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह पता है ना? अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, परगना घोषित करना पड़ा था उसको। तो बोडो, संथाली, मैथिली। मैथिली कहां पर बोली गई थी? हाँ जी, मिथिला,
मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता। आज भी मिथिला वाले अपनी बेटी अयोध्या वालों को नहीं देते हैं, ये पता है। आज भी मिथिला के लोग, अगर अयोध्या से कोई रिश्ता आ गया, लड़का डीएम है, वो कहते हैं होगा, हम नहीं दे रहे अपनी बेटी। क्यों? मिथिला वालों ने अपनी एक पुत्री दी थी अयोध्या वालों को, ठीक है। वैसे तो पुरुषोत्तम थे, लेकिन क्या बोलते हैं कि हमारी बेटी पहले वनवास गई, फिर उसका क्या हुआ, ठीक है। तो मिथिला नरेश जनक की पुत्री कौन? वैदेही। विदेह सुना है? वैदेही भी नाम है एक माता सीता का, ठीक है। एक नाम क्या है? मैथिली भी है, हाँ, सीता माता तो है ही, ठीक है। तो कहां पर पड़ता है भाई मिथिला? नेपाल और बिहार के बीच में। तो मैथिली, और मैंने बताया बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। डोगरी कहाँ बोली जाती है? कश्मीर में। डोगरा रेजिमेंट बहुत ही क्या ताकतवर रेजिमेंट, सुना है डोगरा? अरे भाई जब युद्ध होगा तो कौन है वॉरियर्स? कौन है वॉरियर्स? जो पहाड़ के लोग हैं वही वॉरियर्स होते हैं ज्यादा। तो जैसे वॉरियर्स में कौन कौन आते हैं आपके? गढ़वाली, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट, डोगरी, डोगरा रेजिमेंट, ठीक है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। ये कौन होते हैं? ये जन्मजात वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स का मतलब लड़ाके सीधे होते हैं, पर जब मातृभूमि की बात आ जाए तो फिर तहलका मचा देते हैं, तबाही जिसे बोलते हैं। समझ में आया? हाँ। तो जब कभी पहाड़ों मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध होता है, भारत चीन का युद्ध हुआ या भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो जो पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में जब युद्ध होगा, तो तब गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये क्या करते हैं? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है इनकी। मतलब जिन्होंने बचपन से ही 20-20 किलोमीटर चले होंगे, तो सोचो उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे। गुजरात का मैदान, कोंकण तट बोल रहे थे, तो कोंकणी से बात आई थी, तो मैंने एक क्वेश्चन और तैयार करा दिया कि बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी किससे जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? 92 में संविधान, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, आगे आगे दिखाओ भाई से। दमन से दक्षिण में गोवा तक का तटीय मैदान क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कोंकण रेलवे भी सुना होगा आपने, सुना है? जब गोवा जाओगे तो कोंकण रेलवे से होकर जाओगे। इसे पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तटीय मैदान है, जिसमें महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय जिले कलांगुट जिले हैं। कलांगुट नामक सागर पुलिन गोवा में ही स्थित है। यह क्वेश्चन बन चुका है। कलांगुट, पुलिन बोलते हैं तट को। पुलिन किसको बोलते हैं? बीच। तट को भी नहीं बोलते, बीच। मैंने बताया था जैसे गोवा में एक अंजना बीच है, बताया था। तो आपने क्या करना है, जो मोटे मोटे जो बीच है ना, जो फेमस बीच है, जैसे केरला में जाएंगे आप तो कोवलम बीच मिलेगा वहां पर आपको। क्या मिलेगा? जैसे आप गोवा में जाओगे तो अंजना बीच मिलेगा, और हाँ जी, ये कलांगुट पुलिन, पुलिन मतलब तट मिलेगा, और बागा बीच मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप अगर चेन्नई में जाओगे तो क्या मिलेगा? चेन्नई के बीच का नाम क्या है? मरीना बीच, है ना। ऐसे ही मुंबई में जाओगे, वहां के बीच का नाम क्या है? जुहू बीच। बिल्कुल, जहां के लिए मारा मारी है भाई, जुहू के अगल बगल होना चाहिए फ्लैट, है ना। ऐसे ही आप उड़ीसा में जाओगे तो कौन सा पुलिन मिलेगा आपको? बताइए। जहां पर रिडले कछुए मिलते हैं। अर्धचंद्राकार तट से क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार। उड़ीसा के बीच का नाम क्या है? अरे पुरी बीच तो होगा, और भी है भाई। चलो, थालघाट एवं भोरघाट दर्रे जो क्रमशः मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसी तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। पिंजल, बसाक, भोगराना एवं जुआरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। जुआरी नदी क्वेश्चन बन चुका है उत्तराखंड पीसीएस में। कौन सा?
बाकी आपने ये याद रखना, पिंजल, बसाक, भोगराना और जुआरी है। जुआरी जो है वो गोवा की है। बाकी और आपने इनकी लोकेशन देख, छोटी नदियां हैं, पिंजल, बसाक, भोगराना, है ना। और वैसे गोवा में एक और नदी है मांडवी। कौन सी नदी है? गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। फिर कन्नड़ तट पे आते हैं। कन्नड़ मतलब कर्नाटक, कन्नड़ मतलब कर्नाटक तट, कन्नड़ भाषा है वहां की, ठीक है। गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तट का क्षेत्र कन्नड़ तट कहलाता है। इसका उत्तरी भाग संकरा किंतु दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है। यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है तथा सीढ़ी नुमा ढालों पर काजू, सुपारी, कहवा एवं काली मिर्च की बागानी की जाती है। काजू बड़ा नशीला फल होता है भाई। क्या होता है? काजू को बड़ा रोस्ट वोस्ट करके आप तक पहुंचता है, वरना काजू फल के अंदर होता है, उसके बाहर का जो फल होता है जूसी होता है। उसको पैरों से क्या किया जाता है? काजू ऐसे मत सोचना कि ऐसे तोड़ा और खा लिया आपने। उसके बाहर का जो कवर है उसको पैरों से कुचला जाता है, फिर उसके अंदर से निकलता है, फिर उसको भट्टी में डाला जाता है, फिर उसको क्या छाना जाता है, फिर उसमें से अलग अलग क्या साइज के काजू निकलते हैं, है ना। तो अलग अलग साइज के काजू का रेट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो बाहर वाला फल होता है उससे बनती है एक शराब बनाई जाती है वहां पर, फैनी, जिसे बोलते हैं देसी, देसी शराब बोलेंगे उसको, मतलब वहां के लोग पीते हैं उसको, ठीक है। तो फैनी बनाई जाती है उसकी, काजू से ही बनती है। ऐसे ही सुपारी, सुपारी भी अगर आप कच्ची खाएंगे तो कैसी होगी? नशा होता है सुपारी में, इसको भी सुखाकर खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? कहवा। उसके बाद काली मिर्च। ये काली मिर्च बड़ी प्रिय थी यवन को। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, यवन प्रिया किसे कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। यवन प्रिया किसे कहा जाता है? यूपीएससी का क्वेश्चन है। काली मिर्च को कहा जाता है यवन प्रिया। यवन प्रिया किसको कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। दूसरी बार फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, यवनिका किसे कहा जाता है? क्या? यवनिका किसे कहा जाता है? तो जब हमारे यहाँ, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, जो मंच में कार्यक्रम होता है वो होता था, लेकिन यवनों ने हमें सिखाया कि पर्दे डालेंगे अगर आप हर सीन के बाद। होता है ना कि अब जैसे हम रामलीला देखते हैं, अब तो कहाँ रामलीला होती है, बट पहले जब हम छोटे थे तो रामलीला देखने जाते थे, तो पर्दे, उस तरह के पर्दे कहीं और नहीं दिखाई देंगे आपको। बहुत ही कलरफुल पर्दे होते हैं। भगवान राम की फोटो होती है, सीता की फोटो होती है, सीता माता की, लक्ष्मण की फोटो होती है ना। तो बड़े कलरफुल होते हैं। दरअसल वो प्रथा कौन लेके आए? मतलब वो रामलीला के पर्दे नहीं लेके आए, लेकिन उन्होंने बताया भारतीयों को कि पर्दा डालिए, उससे क्या होता है? क्यूरियोसिटी होती है। क्या होती है? तो जब रामलीला देखते थे तो क्या होता था कि एक हो गया, अब क्या है, अब बता देते थे कि अब ताड़का वध होगा कि, तो ताड़का वध से पहले अंदर कार्यक्रम जो भी करते होंगे वो, तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी। तो उस बीच एक दो पैकेट जो मूंगफली के क्या होते थे? निपट जाते थे। क्या होते थे? निपट जाते थे। तो जो यवनिका है, पर्दा, जो नाटक में जो पर्दा डालने की जो पैटर्न है, वो कहां से सीखा? यवनों से सीखा हमने। यवनों ने हमसे बहुत कुछ सीखा और हमने भी यवनों से कुछ सीखा। इवन ज्योतिष में दो सिद्धांत होते हैं। यवन किन्हें बोल रहे हैं हम? यूनानियों को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ज्योतिष में कुल 5 सिद्धांत होते हैं, जिसमें से 2 सिद्धांत रोमक और पोलिस, ये हमने किनसे सीखे? यवनों से सीखे। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ज्योतिष के 5 सिद्धांतों में से वो 2 सिद्धांत कौन से हैं जो भारतीयों ने यवनों से ग्रहण किए? आंसर रोमक और पोलिस। समझ में आ गया? ठीक। कालिंदी, शारावती, नेत्रावती इस तटीय क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। सारावती नदी पर बताया था मैंने जोग फॉल। क्या बताया था? महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, गुरसुप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। साथ में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 4 झरनों के नाम पूछे, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। रोर मतलब शेर की दहाड़। ये 4 झरनों के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है सारावती से। पहले हम बोलते थे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन? जोग फॉल या महात्मा गांधी जलप्रपात। अब नहीं बोल रहे हैं, अब किसको बोल रहे हैं हम? कुचिकल जलप्रपात। कहां पर है? कर्नाटक में। इतना समझ में आ गया? ठीक, गुड, अच्छा लगा आपने आंसर दिया। उसके बाद मालाबार तट। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है।
इस क्षेत्र में लंबे तथा संकरे लगून और कयाल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी कांप एवं महीन लेटराइट प्रकार की होती है। लेटराइट मिट्टी है ना, कांप, एलुवियल जो सॉइल है उसी को क्या बोला जाता है, कांप बोला जाता है। जिसमें रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, नारियल आदि का फार्म पाए जाते हैं। रबर इस देश का पौधा नहीं है। जो उपनिवेशवादी थे वो लोग रबर के क्या किया, उन्होंने रबर लेकर आए। रबर है शायद ब्राजील का पौधा है, 0 डिग्री इक्वेटर पर होता है। इस पर 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होता है। उसको उपनिवेशवादी उन्होंने यहां बागान लगाए, क्योंकि 0 डिग्री, भाई जो केरला वाला पार्ट है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, तो वहां पर हो सकता है रबर। रबर आपके जोशीमठ में नहीं हो सकता। रबर हमेशा कहां पर होगा, 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास वाले जो लैटिट्यूड्स होंगे वहीं पर होगा। उसके बाद उन्होंने यहां पर किया, लेकिन यहां पर उतना सफल नहीं हुआ। फिर वो मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वहां पर भी गए। कहां, मतलब ईस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है वहां पर भी गए, उन्होंने वहां लगाया, वहां ज्यादा सफल रहा। इसलिए आप नेट पे सर्च मारिए, अभी मोबाइल पे सर्च करेंगे कि रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने, प्राकृतिक रबर है, कृत्रिम रबर नहीं, प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपको उधर ही साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश मिलेंगे, नाम मिलेंगे, और वो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। क्या होता है, बाद में कृत्रिम रबर का आविष्कार हो गया, तो जो प्राकृतिक रबर है उसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। थाईलैंड, बिल्कुल थाईलैंड नंबर 1 पर है। और ये कभी कभी थाईलैंड को पीछे कर देता है कौन, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पीछे कर देता है। डच ईस्ट इंडीज कहा जाता है किसको, इंडोनेशिया को। डच गए ना वहां पर, डच मतलब हाँ, नीदरलैंड हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है, डच। और नीदरलैंड कहां पड़ता है आपका, यूरोप का देश है। और राजधानी कहां है नीदरलैंड की, एम्स्टर्डम है। याद आया, नहीं आया? करोगे याद तो हर बात याद आएगी। चलो, सिनकोना सुना है? अरे नहीं सुना सिनकोना? आजकल आप लोग ये मच्छरों की काटने से बड़े परेशान हो। कुनैन मिलता है सिनकोना की छाल से। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, मच्छर दिए हैं, मच्छर इस प्रकृति का ही जीव है, और उसका परम कर्तव्य है कि वो आपको क्या करे, काटे और आपका खून चूसे, और आप में क्या करे, आपको मलेरिया करे। अब तो खैर नए प्रकार के मच्छर आ गए, बहुत ही एडवांस मच्छर। डेंगू साफ पानी में हो रहे हैं, पहले हम बोलते थे गंदे पानी में हो रहे हैं, लेकिन अब वाले मच्छर साफ पानी में हो रहे हैं, है ना। डेंगू क्या कर रहा है, वायरस कर रहा है। जो डेंगू है वो वायरल बीमारी है, वायरस से हो रही है। वो वायरस कौन इंजेक्ट कर रहा है आपके अंदर, कौन, एडीज इजिप्टी कर रहा है। कौन कर रहा है, मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। इससे पहले मलेरिया होता था, वो कौन करता था, वो कौन इंजेक्ट करती थी, वो महिला थी, मादा थी, उसका नाम था मादा एनाफिलीज। यानी एनाफिलीज मच्छर में जो नर था वो शरीफ था, जो मादा थी वो हमारे लिए घातक थी। 45 डिग्री के एंगल पर बैठती है वो मादा। फिर स्थानीय लोगों ने बताया उन्हें कि भैया इसका इलाज क्या है, सिनकोना की छाल है। फिर पता चला कई सालों तक कुनैन से क्या हुआ, मलेरिया का इलाज हुआ। कई अंग्रेज मरे, अफ्रीका में मरे, भारत में मरे, किसी से मरे, मलेरिया से मरे। समझ में आया? मैं जो आपके बीच में जो बातें भी कर रहा हूं ना, उसमें भी पॉइंट्स हैं, उसको भी पकड़िए, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। रोनाल्ड रॉस क्वेश्चन बन चुका है, पूछा जा चुका है मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है, आंसर जीवाणु जनित बीमारी है। किससे होती है, मादा एनाफिलीज से होती है। बातों बातों में मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ठीक है। उसके बाद नारियल तो आपको पता ही है, आजकल तो डेंगू है तो नारियल पानी, कीवी और ड्रैगन फ्रूट, ये तो पता ही है आपके प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। और कई लोगों को तो बुखार भी नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स डाउन हो जा रही हैं। अपनी इम्यूनिटी को क्या कीजिए, बढ़ाइए। सबसे पहले अपने शरीर पर काम कीजिए, अपनी इम्यूनिटी पर, ठीक है। उसके बाद है ISPCS, क्या है, तो पहले अपने जेनेटिक को सही कीजिए। और वो कैसे होगा सही, अच्छे खान पान से, अच्छे विचारों से और फिजिकल, ठीक है। चलिए आगे। पेरियार यहाँ की एक प्रमुख नदी है, पेरियार सुना है? पेरियार से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। पेरियार नदी भी है, पेरियार लेक भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी है,
बताया था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, हाँ हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके तट पर मोनोजाइट आ गया, जो मैं बता रहा था आपको, मोनोजाइट, जिरकॉन और थोरियम जैसे आणविक खनिज पाए जाते हैं। मोनोजाइट, जिरकॉन और थोरियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। मेरे बोलने से पहले उसको ऊपर कर दिया करें। अब हम आ गए पूर्वी तटीय मैदान पर। कहाँ? एटलस खोल के रखे हैं, पूर्वी तटीय मैदान देखें, क्या उसकी चौड़ाई सच में ज्यादा है? पश्चिमी तटीय मैदान से, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा चौड़े हैं कौन? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यह मैदान पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट्स मतलब ईस्टर्न घाट्स, और बंगाल की खाड़ी के मध्य अवस्थित है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः अभिनव यानी रिसेंट एवं टर्सरी जलोढ़ से निर्मित है। अभिनव, रिसेंट्स और टर्सरी, ये याद करना आपने। जलोढ़ मतलब एलुवियल से निर्मित है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। यूपीएससी का दूसरा स्टेटमेंट ये था। ठीक है, ढूंढिए। इसका मुख्य कारण कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। अब देखो, कथन में पूछा उसने, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आता है। असर्शन में पूछा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। ये हो गया असर्शन। रीजन में दिया, इसका कारण कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण करना है। क्या करना है? अब डेल्टा जो होते हैं वो आगे 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 बढ़ते जाते हैं, इसलिए जहां जहां पर डेल्टा वहां पर मैदानों की चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही पुष्टि कर रहा है। असर्शन और रीजन बिल्कुल सही हैं दोनों, और जो रीजन है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर यानी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन उठाती है। आगे, गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी के अलावा बंगाल की खाड़ी के मग्न तट अरब सागर की अपेक्षा संकरे हैं। आईएएस में पूछा जा चुका है, फिर दोबारा बता देता हूं। गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर पड़ती है? पाक जल संधि पड़ी थी, पाक स्ट्रेट, श्रीलंका वाली साइड में देखिए, उस तरफ ऊपर की तरफ गल्फ ऑफ मन्नार, याद आया? हाँ, तो मन्नार की खाड़ी के, गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी के अलावा बंगाल की खाड़ी के मग्न तट। मग्न तट मैंने आपको बताया था, जब आप मैप देख रहे होते हैं कोई भी, तो उसके बाहर एक वाइट कलर का क्या होता है? बनाया हुआ होता है। फिर उसके बाद फिर एक और कलर आपको दिखेगा, फिर एक और कलर, मतलब इस तरह से दिखाए हुए रहते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट बोलते हैं किसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। किसको बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स का मतलब ये होता है कि महाद्वीप, ये जैसे महाद्वीप है, यहां तक जमीन है, इसके बाद पानी शुरू हो गया, तो सीधे खड्डा नहीं होता है। ये बहुत हल्के स्लोप में 1 डिग्री 2 डिग्री स्लोप पर क्या होगा? ये ऐसे चलेगा। चला जोशी जी? ये दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूं? यहां से ये जमीन है, जमीन से मैंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री पर क्या स्लोप पर ये चला। ठीक है, इसको बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहां पर ज्यादा गहरा नहीं है। क्या नहीं है? अब क्या हो गया? कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा। क्या आएगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी इनको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। क्या बोलते हैं? और कॉन्टिनेंट कहां पर खत्म होता है? जहां पर महाद्वीपीय मग्न ढाल खत्म होता है वहां पर कॉन्टिनेंट भी क्या होता है? कॉन्टिनेंट की सीमा कहां तक होती है? महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंत तक होती है। उसके बाद क्या आते हैं? अगाध सागरीय मैदान आते हैं। क्या आते हैं? अगाध सागरीय मैदान, मतलब जो ओशिनिक प्लेन्स होते हैं। ये ध्यान रखना कि धरती पर उतने बड़े मैदान नहीं है जितना सागरों के नीचे हैं। कभी इन सागरों को सुखाकर देखना, अटलांटिक और पैसिफिक को, और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको इतने बड़े मैदान दिखेंगे जितना ये कि जमीन पर संभव नहीं है उतने बड़े मैदान। ये समझ में आया? ठीक है, अभी वो चैप्टर भी पढ़ना है हमने। चलिए कहां तक पहुंचे? तो खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के मग्न तट अरब सागर की अपेक्षा संकरे हैं।
तो ये बोल रहा है कि अरब सागर की तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्यादा है और इस तरफ, किस तरफ, बंगाल की खाड़ी में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो संकरा है। क्या है? अरब सागर की अपेक्षा। यानी जब भारत का मैप देखेंगे ना आप, दक्षिण भारत का, इधर आपको व्हाइट कलर ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, इधर आपको व्हाइट कलर, जो व्हाइट ही है आपके मैप में व्हाइट कलर है, वो थोड़ा कम दिखाई देगा। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, बंगाल की खाड़ी वाली साइड में संकरा है और अरब सागर वाली साइड में क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं वो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। कल को अगर कभी आप चले गए माना सागर तट पर, तो ऐसे मत बोलना कि गुरुजी ने कहा था ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। आपके लिए बहुत गहरे हैं, थोड़ी दूर तक आप हो सकता है चले जाएं, लेकिन उसके बाद गहरे हैं आपके लिए। गहरे मतलब ज्योग्राफी के हिसाब से ज्यादा गहरे नहीं है, क्योंकि हम ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि 11 किलोमीटर गहरे खड्डे भी हैं महासागरों में। उसके हिसाब से कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो हैं वो ज्यादा गहरे नहीं होते हैं। जितने भी खनिज वनिज, पेट्रोलियम जो भी आपका प्राप्त हो रहा है वो अधिकतर यहीं पर पाया जाता है। जो मछली फिशिंग जो की जाती है वो यहीं पर की जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, डीप ओशन में नहीं की जाती है। कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होंगी, मछलियाँ भी गहरे सागर वाली मछलियाँ अलग होती हैं, वो टॉर्च वाली, जिनके बाद प्रकृति ने क्या दे रखे हैं, टॉर्च दे रखा, करंट दे रखा, पता नहीं क्या क्या दे रखा, अलग अलग प्रकार की। अब जैसे दिवालियों में हम सजाएंगे, वो ऑलरेडी सजे हुए हैं, उनके पहले से लड़ियाँ लगी हुई हैं, विभिन्न प्रकार की क्या मिलेंगी आपको, मछलियाँ मिलेंगी, करंट लगाने वाली मछलियाँ मिलेंगी। मैं ये बोल रहा हूँ वो अलग होती है, लेकिन जो अधिकतर मत्स्य मतलब मछली पकड़ने का काम होगा वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर होगा। इतना समझ में आ गया? बतियाओ मत भाई। महाराष्ट्र एवं गुजरात तटों की अपेक्षा इनकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ध्यातव्य है कि एडम सेतु, एडम ब्रिज सुना है, आदम का पुल, भारत और श्रीलंका के बीच में सेतु समुद्रम परियोजना याद आ रही है? मैंने बताया था कि बड़े जहाजों के जाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना का प्रारंभ किया गया था, ताकि बड़े जहाज क्या हो सके, वहां से जा सकें। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो तत्कालीन विपक्ष में बैठे लोग थे उन्होंने विरोध किया था। तत्समय विरोध इसलिए किया था, उन्होंने कहा था रामलला का सेतु है, इस पर छेड़छाड़ नहीं पसंद करेंगे हम। लेकिन क्या कि श्रीलंका का चक्कर काट के जाना पड़ता था, फिर सेतु समुद्रम परियोजना बनाई गई। साथ में मैंने आपको बताया था कंबन, तमिल रामायण का उल्लेख किया गया था। तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन। साथ में मैंने ये भी बताया था कि बांग्ला रामायण किसने लिखी? कृतिवास ने लिखी। बताया था? कुछ याद आ रहा है? ठीक है। तो ध्यातव्य है कि एडम ब्रिज जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, सागर तट से 4 मीटर गहराई पर है। कितने पर? 4 मीटर गहराई पर है। इस तटीय मैदान को 3 लघु भू आकृतिक इकाइयों में विभक्त किया गया है, यथा नंबर 1 उत्कल का मैदान, उत्कल बंगा, उत्कल मतलब उड़ीसा, कलिंग बताया था, उत्कल उड़ीसा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश का मैदान, कोरोमंडल तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु के सामने वाला जो तट है उसको क्या बोला जाता है? कोरोमंडल। और ऊपर वाला जो तट है उसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। क्या बोला जाता है? नॉर्थ सरकार, नॉर्दर्न सरकार। बताया था? ठीक है। उत्कल का मैदान यह लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में उड़ीसा तट के सहारे, जोशी जी, यह लगभग 400 किलोमीटर स्थित है, तट के सहारे 400 किलोमीटर में स्थित, 400 किलोमीटर लंबाई में स्थित है। इसका विस्तार गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक है। फिर आपने ध्यान रखना है, उड़ीसा वाला कहां से कहां तक? गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा, कृष्णा नदी है उनके डेल्टा तक। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य के मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा, उत्तरी सरकार कहां से कहां तक? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जब पेपर में आया तो ये समझ में नहीं आया कि उत्तरी सरकार कहां से कहां तक। सरकार को उन्होंने क्या समझा? स्पेलिंग होगी CIR करके होगी, देखिए क्या है, CIR CARS है ना। समझ में नहीं आया बच्चों के, सरकार कौन सी, उत्तरी सरकार कौन सी? गवर्नमेंट तो हमने बहुत सुनी, यूपीए सुनी, एनडीए सुनी, है ना,
बहुत सारी सरकारें सुनी, पर ये कौन सी सरकार है और ये नदियों के बीच में कैसे हो सकती है। बट इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, किन दो नदियों के मध्य के मैदान, किन दो नदियों के मध्य है उत्तरी सरकार। आंसर महानदी और कृष्णा। महानदी याद है ना, उड़ीसा में हीराकुंड डैम 5 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा, मॉर्निंग वॉक बताया था मैंने आपको, उसके ऊपर करेंगे तो 10 किलोमीटर की सुबह सुबह वॉक हो जाएगी। लगभग बोल रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर पूरा नहीं है, 4000 समथिंग है। ठीक है, सबसे लंबा जो डैम है वो भारत का वही है, कौन, हीराकुंड डैम, महानदी पर। और कृष्णा नदी भी याद है, ठीक है। महानदी के मुहाने के पास डेल्टा जमाव के कारण मैदान की चौड़ाई बढ़कर 100 किलोमीटर, जहां पर भी मुहाना होगा मैदान क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। कारण क्या है, अवसाद जमा होते रहेंगे, डेल्टा बनता रहेगा। प्रगतिशील डेल्टा होते हैं ना, जो प्रगतिशील का मतलब ही यही होता है कि डेल्टा आगे 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 क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वो भी प्रगतिशील डेल्टा है। आज आप ऐसे देख रहे हो, आज से 50 लाख साल बाद आना, आपको बहुत आगे तक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, समझ में आया, ठीक। इसके दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक है, उड़ीसा में है। सबसे मतलब लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का। लेकिन लार्जेस्ट सलाइन वाटर इनलैंड लेक, मतलब जो देश के अंदर है, सागर से नहीं लगी हुई है, तब बोलेंगे हम सांबर सॉल्ट लेक, राजस्थान, नमक बनाते हैं उससे, ठीक है। चिल्का झील 65 किलोमीटर गुणा 8 किलोमीटर स्थित है। सोचो ना, 65 किलोमीटर गुणा 8 किलोमीटर, सोच रहे हो, 65 किलोमीटर। गोपालपुर संज्ञक सागर पुलिन इसी तट पर स्थित है। गोपालपुर संज्ञक यानी गोपालपुर के नाम से जो बीच जाना जाता है, गोपालपुर बीच, इसको ढूंढिए कहां पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है। यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, और उड़ीसा का भी पूछा था मैंने आपसे, आपने बताया नहीं मेरे को। गंजाम जिले में, बिल्कुल, उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में गोपालपुर। एक और पुलिन पूछा था मैंने आपसे, एक तट और पूछा था मैंने। उड़ीसा का तट एक है जो जहां रिडले कछुए पाए जाते हैं, शायद ढूंढो ढूंढो, मोबाइल का प्रयोग करना सीखो। इस मैदान की तटरेखा सीधी एवं सपाट है, जिसके किनारे बालू का स्तूपों की बहुलता है, बालू का स्तूपों की बहुलता है। सैंड ड्यून्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। इनके इसमें उन्मज्जन के संकेत मिलते हैं। किसके संकेत मिलते हैं, उन्मज्जन के। काकीनाडा का मैदान, इसका विस्तार पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर एवं बेरहामपुर के मध्य पाया जाता है। पुलिकट झील याद है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में मैंने एक झील बताई थी, उसके बीच में एक आइलैंड भी बताया था, उसका नाम भी बताया था मैंने, श्री हरिकोटा, याद है। फिर मैंने कहा था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बताया था। साथ में मैंने बताया था एपीजे कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके गुरुजी का नाम था क्या, सतीश धवन, है ना। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उनके गुरु थे, उनके नाम पर ये रखा गया। तो पुलिकट झील से बेरहामपुर के मध्य पाया जाता है कौन, काकीनाडा का मैदान, जिसके निर्माण में कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा जमाओं का योगदान है। ठीक है, इन दोनों डेल्टा जमाओं के बीच अवस्थित कोलेरू लेक, ये आईएएस का क्वेश्चन है। फिर दोबारा, कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टाओं के मध्य अवस्थित है, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी। और जहां जहां पर झीलें होंगी वो वेटलैंड वाले एरिया होंगे, क्या होंगे, वेटलैंड। और अधिकतर जो वेटलैंड्स होंगे वो रामसर साइट्स में आएंगे, सारे नहीं, अभी सारे नहीं लाए हैं, लेकिन जो जो होंगे, जहां जहां पक्षी, क्योंकि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत जरूरी है क्या, वेटलैंड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रामसर कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में बात की गई थी कि वेटलैंड को बचाइए भाई, अगर आपको पारिस्थितिकों को क्या रखना है, बचाना है, अगर आपने इकोलॉजिकल जो जोन है अगर आपने उन्हें बचाना है तो ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, ठीक। गहिरमाथा, ये तो गहिरमाथा जगह का नाम है, एक और नाम आता है,
सही है, रिडले कछुए गहिरमाथा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, आईएएस का क्वेश्चन रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन अर्धचंद्राकार पुलिन देखना कौन से हैं? अर्धचंद्राकार सेमी लूनर। कोलेरू झील पुरानी तट रेखा को प्रदर्शित करती है। इस तट पर विशाखापत्तनम का प्राकृतिक पत्तन डॉल्फिन नामक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है? विशाखापत्तनम। और ये भी ध्यान रखना आपने, जब आप पोर्ट्स पढ़ रहे होंगे तो आपने ये भी पढ़ना है कौन से कृत्रिम बंदरगाह और कौन से प्राकृतिक हैं। ये प्राकृतिक है। आईएएस में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा बंदरगाह ऐसा है जिस पर डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन नोज, तो डॉल्फिन तो एक मछली है, क्या है, ठीक है, उसकी नाक जो होती है वो क्या होती है, काफी लंबी सी होती है, ठीक, सीटी भी मारती है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, बुद्धिजीवी होती है डॉल्फिन। इवन एक प्रकार उसका एक गंगा डॉल्फिन भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलिस्टा गेंजेटिका बोलते हैं, जो कि हमारा जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव, याद है, बताया था, है ना। एक्वेटिक जो एनिमल है हमारा वो कौन है? गंगा डॉल्फिन है, जिसको बोलते हैं प्लेटलिस्टा गेंजेटिका, जूलॉजिकल नेम है उसका। अब डॉल्फिन की नोज की तरह यहाँ पर एक पहाड़ी है, कहाँ पर? विशाखापत्तनम में, जो कि सागरीय तूफानों से पानी के बड़े बड़े जहाजों की क्या करती है? रक्षा करती है। इसलिए ये बंदरगाह बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डॉल्फिन नोज किस बंदरगाह पर है? आंसर विशाखापत्तनम पर। और डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? विशाखापत्तनम। अब कृत्रिम बंदरगाह अगर हम बोलेंगे तो कौन सा हो गया भाई? बम्बई जो मुंबई वाला जो बंदरगाह था उस पर बहुत ज्यादा बोझ हो गया था, तो नावा शेवा हमने क्या किया? कृत्रिम, सबसे आधुनिक मतलब सारी व्यवस्थाएं जो हैं, आधुनिक व्यवस्थाएं जितनी भी हो सकती हैं किसी बंदरगाह पर, वो हमने कहां पर बनाया? महाराष्ट्र में बनाया, नावा शेवा। कौन सा बनाया? नावा शेवा, याद है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, आधुनिक और मशीनीकृत बंदरगाह कौन सा है हमारा? सबसे ज्यादा मशीनीकृत और आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? आंसर नावा शेवा, मुंबई। और वो क्यों बनाया हमने? क्योंकि मुंबई जो पोर्ट था उस पर बहुत ज्यादा क्या हो गया? बोझ हो गया था, और वहां पर उतनी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो जब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो फिर नई जगह पर क्या करना पड़ता है? सेटल करना पड़ता है किसी चीज को, है ना। जैसे हमसे कराची बंदरगाह छिन गया था, कराची पाकिस्तान में चला गया था, तो फिर हमने क्या किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास एक बंदरगाह बनाया जिसका नाम है, गुजरात में बनाया, कांडला। तो कांडला से क्वेश्चन बने कि जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के निकट कौन सा बंदरगाह? कांडला। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आधुनिक नहीं है, लेकिन है। कराची की कमी को पूरा करने के लिए हमने क्या किया? कांडला पोर्ट बनाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास बनाया, और ज्वारीय पत्तन है। समस्या ये है, टाइडल पोर्ट है वो। कैसा है? ज्वार आएंगे तो जहाज अंदर आएगा, भाटा आएगा तो फिर वहीं पर रुकेगा, फिर दूसरा ज्वार आएगा तो वापस जाएगा, कुछ ऐसा है ना। काकीनाडा एवं मछलीपट्टनम इस तट के अन्य प्रमुख क्या है? पत्तन है। काकीनाडा और मछलीपट्टनम, पत्तनम। चलिए जी आगे बढ़िए। कोरोमंडल का मैदान, यह कुमारी अंतरीप से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा, फॉल्स डीबी पॉइंट, जहां पे कृष्णा नदी गिरती है वहां पर देखिए बंगाल की खाड़ी में फॉल्स डेवी पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, तो कुमारी अंतरीप से पुलिकट झील व कृष्णा डेल्टा यानी फॉल्स डेवी पॉइंट तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। कावेरी नदी के मुहाने के समीप इसकी चौड़ाई बढ़कर 130 किलोमीटर हो जाती है। जहां जहां पर भी नदी का मुहाना होगा वहां पर मैदानों की चौड़ाई, कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई क्या होगी? मतलब ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। पिन्नार, मालार व वेगई आदि नदियों द्वारा एक विशाल उर्वरक मैदान का निर्माण किया जाता है। वेगई मैंने बताया था आपको, मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल्स वेगई नदी के तट पर है, बताया था। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? मदुरई में है। मुख्य स्थल एवं मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, यह पाक जल संधि, जलडमरू मध्य भी उसी को बोलते हैं, जल संधि के मध्य कई लघु प्रवाल द्वीप स्थित हैं। प्रवाल बोलते हैं कोरल्स, बताया था मैंने।
कोरल जो होता है एक समुद्री जीव होता है छोटा सा, अब चूना खाता है, अपने चारों ओर खोल बनाता है, सागरीय चबूतरों पर रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी में रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में रहता है, ना बहुत ज़्यादा अवसाद युक्त जल में रहता है, ना बहुत ज़्यादा साफ पानी में रहता है, ठीक ठीक बीच बीच का, ठीक है, ना बहुत नीचे रहता है ना बहुत ऊपर, सागरीय चबूतरों पर रहता है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, बस्ती बसाता है, ठीक है, अपना घोंसला बनाता है, घोंसला मतलब एक जगह पर रहता है वहीं पर मर जाता है, उसके बाद दूसरा कोरल जो होगा उसी के ऊपर, ऐसे करते करते क्या बनती है, कोरल रीफ बनती है। तो ये पाई जाती है कहाँ, प्रवाल द्वीप। फिर वो रीफ क्या होती है, कई बार सर्कुलर में बनाते हैं, कई बार वो फिर वो उठते 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 ऊपर आती है, फिर उनके अंदर अवसाद बढ़ते हैं, फिर वो बाद में क्या बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप है जो हमारे हैं वो क्या है, कोरल रीफ है, मतलब कोरल आइलैंड है, सॉरी रीफ नहीं बोले, कोरल आइलैंड्स, समझ में आ गया। यानी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो सागरीय जीवों द्वारा निर्मित है, मतलब नीचे से ऊपर आते 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 क्या हो गए, सागरों से बाहर आ गए, उन पर मिट्टी विट्टी जो भी जमा हुई, पेड़ पौधे जमा हुए, और वो क्या बन गए, आइलैंड बन गए। ऐसे भी आइलैंड बनते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी भूमि के निमज्जन या सागरीय तल के उन्मज्जन से ही द्वीप बने। इतना समझ में आया। द्वीपों के प्रकार पढ़ने अभी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में। तो प्रवाल द्वीप स्थित है जो मछली पकड़ने के लिए उपयोगी है। मैंने आपको बताया भी था, प्रवाल जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओशनिक जो पारिस्थितिकी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई सागरीय जीवों के घर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रवाल खत्म, मतलब समझ लो कि वहां की पारिस्थितिकी क्या हो रही है, गड़बड़ा गई है ना। ब्लीचिंग जब होती, ब्लीचिंग बोलते हैं, प्रवाल जब अपना रंग खोना स्टार्ट कर देता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, ब्लीचिंग हो गई है। और ब्लीचिंग जब होती है तो ये माना जाता है कि वहाँ की पारिस्थितिकी क्या हो गई है, हम लोगों ने बिगाड़ दी है। या तो हम लोगों ने बिगाड़ दी है, हम ही लोग बिगाड़ते हैं, मानव तो मनुष्य तो बिगाड़ता है हर जगह, ठीक है। जहाँ जहाँ मनुष्य के कदम पहुँचते हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है, वहाँ वहाँ क्या करता है, निर्माण कम और विध्वंस के क्या कार्य ज़्यादा करता है। चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपत्तनम यहाँ के मुख्य पत्तन है। चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपत्तनम। नागपत्तनम याद है, जावा के शैलेंद्र शासकों द्वारा बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी गई थी नागपट्टनम में। पट्टनम बोलते हैं, पत्तनम बोलते हैं, नागपत्तनम बोल दो या नागपट्टनम बोल दो। साउथ में जाओगे तो वहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो थोड़ा अलग होगा, है ना। यहाँ के मुख्य पत्तन है। चेन्नई का मरीना पुलिन, मरीना बीच, चेन्नई का मरीना बीच, तथा श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, जो कि सागर के पृथक पुलिकट झील में अवस्थित है। इस भाग की अन्य विशेषताएं, आप लोगों ने नहीं देखा, एक बार सुनामी आई थी, क्या आई थी, बहुत सारे लोग मरीना बीच में थे, और हम लोगों ने उस समय के वीडियोस देखे, बड़ा दुख हुआ कि सुनामी कितनी खतरनाक हो सकती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द होता है, टी से स्टार्ट होता है, जापानी भाषा का शब्द है। जब सागरीय तल पर भूकंप आता है तो जो सागरीय लहरें होती हैं वो काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं और सागर तटों को क्या करती हैं, हिट करती हैं। और वो जो सागरीय लहरें होती हैं वो 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, और कभी कभी अगर बहुत बड़ा भूकंप है तो हो सकता है कि वो 100 फीट तक की भी हो सकती है। अगर भूकंप की क्या है, तीव्रता ज़्यादा है, सागर के तल पर है, अगर भूकंप आया है तो सागरीय लहरें क्या करेंगी, हिट करेंगी। तो ये वीडियो जब देखा था बड़ा दुख हुआ था। बहुत सारे बच्चे लोग मरीना बीच में थे, और वो इस प्रकार की आपदा थी कि उस ज़माने में मेरे ख्याल से अलर्ट नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग बहे थे उसमें, ठीक है। तो सागर तटों पर ये भी दिक्कत है, प्रकृति का प्रकोप, समझ में आ रहा है। वॉश एक बार में यूं आती है, सुनामी आई और फिर वापस सब आपके निर्माण कार्य, क्या जो मकान बना रखा उसकी ईंट भी नहीं मिलती, फिर ये समस्या है। चलिए आगे, इसके बाद क्या है, अब आइलैंड्स पढ़ने हैं हमने।